मैं एक अमीर परिवार में घर का काम करती थी। एक दिन मालकिन के बेटे ने मेरे फटे पुराने कपड़े देखकर मुझे धक्का दे दिया और घृणा से कहा कि तुम गरीब लोग गंदे होते हो। कुछ समय बाद उसी बेटे का भयानक एक्सीडेंट हो गया और उसे एक दुर्लभ ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ी। जब डॉक्टरों ने बताया कि उसका खून केवल मुझसे ही मेल खाता है, तो वही मालकिन मेरे पैरों में गिरकर रोने लगी। लेकिन खून देने से पहले मैंने उन्हें वह राज बताया कि यह लड़का दरअसल वो औरत मेरे कदमों पर सर रखकर रो रही थी। उस पल मेरे सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो मैं उसकी बात मान लेती या फिर अपनी शर्त मनवाती। दोनों ही स्थितियों में जीत मेरी थी। लेकिन इससे पहले जो अपमान और हार मैंने देखी थी, उसके बाद यह जीत भी मुझे जीत जैसी नहीं लग रही थी। जब मैंने उसे अपना वह राज बताया तो उसने ऐसा निर्णय लिया जिसने हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वह औरत कौन थी, मैं कौन हूं और वह फैसला क्या था, यह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अंत में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। मेरा नाम प्रिया है। मैं नहीं जानती कि मेरे पिता कौन थे। बचपन की धुंधली यादों में बस इतना ही है कि कभी मेरे भी एक पिता थे, लेकिन जब मुझे समझ आई तब तक वे इस दुनिया में नहीं थे। मेरी माँ दिल्ली के एक बड़े घर में झाड़ू सफाई का काम करती थी। वही मेरी दुनिया थी और वही मेरी ताकत। जब मेरी माँ बीमार पड़ी तो उसकी जगह मैं काम पर जाने लगी। मैं उम्र में सिर्फ 18 साल की थी, लेकिन हालात ने मुझे समय से पहले ही बड़ा बना दिया। माँ की बीमारी ज्यादा दिन नहीं चली। 1 महीने बाद वह भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। उसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। माँ के जाने के बाद मैं उसी बड़े फ्लैट में काम करने लगी जहां वह पहले काम करती थी। उस घर में एक औरत और उसका बेटा रहते थे। उसके बेटे का नाम विक्रांत था। मैं उसे अय्याश कहती हूँ क्योंकि वह सचमुच वैसा ही था। सबसे ज्यादा गंदगी उसी के कमरे से निकलती थी। जब घर के लोग सो जाते तब वह जागता। रात में पार्टियां होती, उसके दोस्त आते और पूरा फ्लैट शोर से भर जाता। दिन भर उसकी फरमाइशें खत्म नहीं होती थीं। उसकी माँ खुद उसके व्यवहार से परेशान रहती थी। उसका पिता शायद दुबई में रहता था, जो वहां से पैसे भेजता रहता था। माँ बेटा दोनों वहीं पैसा उड़ा रहे थे। उन्हें गरीबों से नफरत थी। इस घर में काम करते हुए मुझे अक्सर एहसास होता था कि मेरी माँ के साथ भी शायद यही व्यवहार किया जाता होगा जो अब मेरे साथ हो रहा था। ये सोच मुझे भीतर से तोड़ देती थी। माँ के बाद मैं सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगी। ना दिन का होश रहता था, ना रात का। बस मेरे कान के पास लगी घंटी बजा दी जाती थी। आधी रात को जगा दिया जाता और कहा जाता कि कॉफी बना दो या मेहमान आ गए हैं, कुछ पका दो। वे सारी रात जागते और पूरा दिन सोते थे, जबकि मैं सारी रात भी जागती और पूरा दिन काम करती थी। मैं बहुत तंग और परेशान थी, लेकिन शायद अब यही मेरी जिंदगी थी। इस घर में विक्रांत नाम का एक 25 साल का लड़का रहता था, जिसने सच में सबका जीना मुश्किल कर रखा था। वह लड़कियों का पीछा करने वाला था और इसका अंदाजा सिर्फ उसकी बातों से ही नहीं, बल्कि उसके रोजमर्रा के कामों से भी हो जाता था। कभी वह फोन पर किसी लड़की से चीख चिल्लाकर बात करता और कभी हंसते हुए घंटों बातें करता रहता। अक्सर रात को उसके कमरे से हंसी और शोर की आवाजें आतीं। जब मैं सुबह उसके कमरे में सफाई करने जाती तो बिखरी हुई चीजें देखकर समझ आ जाता कि रात भर वहां क्या कुछ हुआ होगा। एक दिन उसकी माँ ने उसे एक बहुत महंगा लैपटॉप दिलाया, जो देखने में ही कीमती लगता था। उसी दिन किसी बात पर उसे गुस्सा आ गया और उसने वह लैपटॉप जोर से जमीन पर दे मारा, जिससे वह टूट गया। उसकी माँ ने सख्त लहजे में कहा कि जिस दिन तुम अपने पैसों से लैपटॉप खरीदोगे, उस दिन उसे जमीन पर नहीं फेंकोगे। उसने बेपरवाही से जवाब दिया कि उसे किसी पर गुस्सा आ गया था और उसके चेहरे पर जरा भी अफसोस नहीं था। एक दिन दोपहर के समय एक लड़की रोती हुई उसके फ्लैट के गेट तक आ गई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आवाज कांप रही थी। वह कह रही थी कि विक्रांत ने उससे शादी का वादा किया था। उस समय विक्रांत घर में ही मौजूद था। उसकी माँ ने लड़की से कहा कि हमने इसकी शादी कहीं नहीं करनी, और अगर इसने कोई वादा किया था तो तुम खुद यहां क्यों आ गई। वह लड़की कुछ देर रोती रही और फिर चुपचाप वापस चली गई। 2 हफ्ते बाद खबर आई कि वही लड़की मर चुकी है। किसी को नहीं पता था
कि उसकी मौत की वजह क्या थी और क्या सच में विक्रांत ही उसकी मौत का कारण बना। कुछ दिनों बाद उस लड़की के माँ बाप इस घर में आ गए। उन्होंने खूब हंगामा किया और रो रो कर अपनी बेटी का जिक्र किया। सोसाइटी वाले भी जमा हो गए और बड़ी मुश्किल से उन्हें शांत कराया गया। बड़ी मालकिन ने विक्रांत को डांटा, लेकिन वह बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, जैसे इस सब से उसका कोई लेना देना ही ना हो। इस घटना के बाद भी विक्रांत के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया और वह पहले जैसा ही रहा। वह मुझे भी अजीब नजरों से देखने लगा। कभी बेवजह गुस्सा करता और कभी जानबूझकर सख्त लहजे में बात करता। मुझे उससे डर लगता था और उसकी मौजूदगी में मैं खुद को असुरक्षित महसूस करती थी, लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकती थी। मैं इस घर में मजबूरी के कारण रह रही थी। काम करना मेरी जरूरत थी, क्योंकि यही मेरी रोजी रोटी थी। यहां मुझे तनख्वाह भी मिल जाती थी और सिर पर छत भी थी। बड़ी मालकिन की जुबान कड़वी जरूर थी, लेकिन वह पूरी तरह जालिम नहीं थी। कभी कभी वह हालात को समझ भी लेती थी और शायद यही बात मुझे इस घर में रोके हुए थी। एक दिन मैं पोछा लगा रही थी और अपने काम में व्यस्त थी कि विक्रांत पास से गुजरा। उसी समय मेरा गंदा पोछा उसके पैर से छू गया। मुझे क्या पता था कि उसने बहुत महंगे जूते पहन रखे हैं। वह गुस्से में मुझे घूरते हुए बोला कि तुम गरीब और गंदी लड़की हो, तुम्हारी वजह से मेरे जूते खराब हो गए। उसने कहा कि यह जूते तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा की कीमत के हैं और मुझे वहां से दफा हो जाने को कहा। उसके शब्दों में नफरत थी और लहजे में अपमान। ये कहकर उसने मुझे जोर से धक्का दे दिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर गिर पड़ी। गिरते समय ज्यादा चोट हड्डियों पर ही लगती है। मेरा बाजू जमीन से टकराया और कोहनी पर गहरी चोट आ गई। दर्द इतना था कि आंखों के आगे अंधेरा छा गया। विक्रांत बिना रुके वहां से चला गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह सब बड़ी मालकिन ने देख लिया था। उसके जाने के बाद वह मेरे पास आई और बोली कि यहीं बैठो और बाजू पर दवा लगा लो। फिर डांटते हुए कहा कि इस समय पोछा क्यों लगा रही थी? क्या यही सफाई करने का वक्त है? मैंने तो तुम्हें सुबह सफाई करने को कहा था। उनकी आवाज में गुस्सा भी था और उलझन भी। मैं रोने लगी तो उन्होंने कहा कि गलती भी खुद करती हो और रोती भी खुद हो। मैंने रोते हुए बताया कि सुबह आपने ही कहा था कि आज मेहमान आने वाले हैं और उनके लिए बिरयानी बनानी है। आपको मशीन से पिसा मसाला पसंद नहीं, इसलिए मैं सुबह से हाथ से मसाला पीस रही थी और उसी में 2 घंटे लग गए। इसीलिए सफाई का काम देर से शुरू हुआ। बड़ी मालकिन कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि हाँ, अब याद आया, मैंने ही तुम्हें उस काम में लगा दिया था। फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो, अब मेरा बेटा मेरे बस में नहीं रहा। उसने मुझे भी अपमानित कर रखा है। तुम तो इस घर की नौकर हो, वह तुम्हें 2-4 बातें सुना ही सकता है। उनके शब्दों में थोड़ा एहसास था, लेकिन उससे ज्यादा बेबसी। मैंने बाजू पर दवा लगवाई और फिर दोबारा काम में लग गई, क्योंकि शाम तक मेहमान आ चुके थे। खाना पीना चलता रहा और बर्तन बहुत ज्यादा हो गए। रात को थककर मैं अपने बिस्तर पर लेटी और रोने लगी। मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि क्या किसी का बचपन का सपना होता है कि वह बड़ा होकर नौकर या नौकरानी बने? कोई ऐसा नहीं सोचता, लेकिन मेरी जिंदगी शायद यही बनकर रह गई थी। अब विक्रांत मेरी ओर देखता तक नहीं था। मुझे यह अंदाजा भी नहीं था कि कभी उससे मुझे कोई खतरा हो सकता है। वह अपने कमरे में सो रहा था। सुबह का समय था और बड़ी मालकिन ने कहा था कि आज पूरे घर की सफाई करनी है। जैसा कि मैंने पहले बताया, विक्रांत का कमरा सबसे ज्यादा गंदा रहता था और अब सिर्फ वही कमरा बचा था। अब मैं क्या करूं? एक दिन यूं ही मैंने उसका कमरा छोड़ दिया था। इस पर बड़ी मालकिन ने मुझसे कहा था कि वह सो रहा था तो सोने देती, तुम अपना काम कर लेती। हम अमीरों के घरों में सफाई होती ही कितनी है, कौन सी तुम्हें दीवारें मांजनी थीं? घर तो वैसे ही साफ सुथरा रहता है, बस झाड़ू पोछा ही तो करना होता है। मैंने सोचा कि बात तो ठीक है, अब वह सो रहा है, मैं धीरे धीरे अपना काम कर लेती हूँ। मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता झाड़ू लगाने लगी। मोटी मोटी चीजें पहले ही उठा चुकी थी और अब पोछा लगा रही थी। जब मैं बिस्तर के पास से गुजरी तो विक्रांत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर खींच लिया। मैं हैरान रह गई।
मुझे लगा कि शायद वह कोई सपना देख रहा है। मैंने उसे जगाने के लिए आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज मेरे ही गले में घुट गई। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गया। थोड़ी देर बाद मैं अपनी बिखरी हुई हालत संभालकर बाहर निकली तो बड़ी मालकिन से टकरा गई। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हो गया है? मैंने कहा कि मेरा पांव फिसल गया था और मैं गिर गई थी। वह बोली कि एक तो तुम हर वक्त गिरती पड़ती रहती हो। तुम्हारी माँ तुमसे उम्र में बड़ी थी, लेकिन घर का सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती थी। तुम्हें काम पर रखकर मैं परेशान हो गई हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। वह कहने लगी कि तुम बार बार रोती रहती हो। उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था, ये सिर्फ मैं ही जानती थी। मैंने उस राज को अपने भीतर ही दफन कर लिया, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। इस घर में एक और नौकर था जो घर का सामान लाया करता था और उम्र में मुझसे बड़ा था। मेरी माँ उसे भाई कहती थी और मैं उसे अंकल कहती थी। उसने उस दिन मुझे देख लिया और बोला, बेटी तुम कुछ परेशान लग रही हो। कोई बात है, कुछ हुआ है क्या? मैंने कहा, नहीं कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्या आप मेरे लिए कहीं और नौकरी तलाश कर सकते हैं? मुझे यहाँ काम नहीं करना। उसने कहा, बेटा ये घर बहुत अच्छा है, यहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं। बड़े घरों में तो बहुत लोग होते हैं और लोग ज्यादा हो तो काम भी ज्यादा होता है। फिर बड़ी मालकिन इतनी भी बुरी नहीं है, तुम जानती हो ना, दिल की बुरी नहीं है। मैंने कहा कि बस यहाँ मेरा दिल नहीं लगता। वह बोला, बेटा दिल का क्या है, दिल तो दिल होता है, लगाने से लग जाता है। हम गरीबों का दिल कहाँ लगता है? हमारे लिए दिल लगाने को होता ही क्या है? कुछ भी नहीं। हमें तो बस काम करना होता है। तुम भी काम किया करो और परेशान मत हुआ करो। काम में दिल लगा लिया करो, दिन अपने आप गुजर जाएगा। मैंने कहा, दिन तो गुजर जाएगा, रात भी गुजर जाएगी और इसी तरह जिंदगी भी गुजर जाती है, मगर हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैंने उनसे पूछा तो वे बोले, बेटी हर किसी की जिंदगी का कोई मकसद हो, ये जरूरी नहीं। मैंने कहा, नहीं, हर इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। क्या हमारा मकसद बस इनके घर साफ करना, इनके बर्तन धोना और इनके किचन को साफ करना ही रह गया है? क्या हमारी अपनी जिंदगी का कोई मतलब नहीं? और ऊपर से ये हमें बातें भी सुनाते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा गुस्सा किसी और बात का है, तुम कुछ छुपा रही हो। बताओ क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मैंने कहा, कुछ नहीं। उन्होंने फिर कहा, अगर कोई बात हुई है या दिल को कोई तकलीफ है तो मुझे जरूर बताओ। तब मैंने बस इतना कहा कि आप मेरे लिए कहीं और नौकरी का इंतजाम कर दें, चाहे वहां 10 लोग हों। मैं यहां से जाना चाहती हूं। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पता करता हूं, तुम परेशान मत हो, बात करके देखता हूं। अगर तुम्हें ज्यादा लोगों से कोई मसला नहीं है तो उन्हें भी नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरे लिए किसी और घर का इंतजाम कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मैं यहां से जाना चाहती थी और उसके पीछे मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी, लेकिन अभी मैं वह वजह बता नहीं सकती थी। मुझे तब यह भी नहीं पता था कि किस्मत ने मेरे लिए क्या सोच रखा है, क्योंकि किस्मत बड़ी अजीब होती है। वह हमारे लिए वही काम चुन लेती है जो हमें नहीं आता और हमें उसी इम्तिहान में डाल देती है जिसकी हमने कभी तैयारी नहीं की होती, और वह इम्तिहान बहुत सख्त होता है। उसी तरह किस्मत ने मेरे लिए भी कुछ तय कर रखा था जिसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। कुछ लोगों के नसीब में गरीबी होती है, कुछ के नसीब में अमीरी, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि अमीरों की जिंदगी में मसले नहीं होते या गरीबों की जिंदगी में खुशी नहीं होती। हर किसी का अपना अपना नसीब होता है, और यही नसीब अब मुझे भी कुछ दिखाने वाला था, कुछ ऐसा जो मेरे लिए बहुत अजीब साबित होने वाला था। मेरी कहानी अब बदलने वाली थी। एक दिन सुबह से शाम तक विक्रांत साहब घर में दिखाई नहीं दिए, जिससे मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और मैंने सोचा कि कम से कम आज कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा दबाव रहता था। लेकिन बड़ी मालकिन जल्द ही बेचैन और परेशान होने लगी। रात के 12 बज चुके थे और विक्रांत अभी तक घर वापस नहीं आया था। वैसे यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि वह अक्सर रात 2 बजे के करीब लौटता था, लेकिन उस दिन चिंता की बात यह थी कि उसका फोन भी बंद था। बड़ी मालकिन के चेहरे पर साफ फिक्र और खौफ दिखाई दे रहा था। मैंने उनसे कहा कि अगर कोई काम हो तो बता दें,
वरना मैं जाकर सो जाऊं। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम सो जाओ, तुम्हारे जागने से वह जल्दी नहीं आएगा। मैं अपने क्वार्टर में आ गई और इतनी थकी हुई थी कि आते ही नींद आ गई। लेकिन अचानक शोर शराबे की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मैं फौरन उठी और बड़ी मालकिन के पास पहुंची, जहां वह पागलों की तरह चिल्ला रही थी और बेल पहले ही बजा दी गई थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो, रात का वक्त है, मेरे बेटे को कुछ हो गया है। हम तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर बड़ी मालकिन ने विक्रांत से मिलने की जिद की, लेकिन डॉक्टर ने बताया कि उनसे मिलना मुमकिन नहीं है, क्योंकि विक्रांत अपने दोस्तों के साथ घूमने गए थे और उनका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह चुका था और उन्हें तुरंत खून की जरूरत थी। मगर समस्या यह थी कि उनका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ था। पूरे अस्पताल में भी वह ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं था और डॉक्टर ने बताया कि यह ब्लड ग्रुप बहुत कम लोगों में पाया जाता है। ये सुनकर बड़ी मालकिन के चेहरे पर खौफ और हैरानी छा गई। उन्होंने कहा कि यह मुमकिन नहीं है, मेरा ब्लड ग्रुप तो बी पॉजिटिव है, फिर उसका कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने बताया कि यह ब्लड ग्रुप उनके पिताजी का है, लेकिन वह बहुत दूर रहते हैं और उनके आने में कई दिन लग सकते हैं। जबकि अस्पताल ने साफ कह दिया कि 24 घंटे के अंदर खून का इंतजाम होना जरूरी है। बड़ी मालकिन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उनके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद उनका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में ना रहे। वह किसी तरह खुद को संभाल तो पाई, लेकिन बेचैनी कम नहीं हुई। उन्होंने कई लोगों को फोन किए, मगर हर तरफ से यही जवाब मिला कि हमने तो ऐसे ब्लड ग्रुप का नाम भी नहीं सुना। इंतजाम कहाँ से करे? चारों ओर से इनकार ही मिला। बड़ी मालकिन ने अपनी सारी दौलत देने तक की पेशकश कर दी कि किसी तरह खून का इंतजाम हो जाए, लेकिन कोई भी उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उनकी हालत देखकर मुझे भी बहुत दुख और तरस आया। मैंने हिम्मत करके डॉक्टर से कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। डॉक्टर ने हैरानी से पूछा कि आप कौन हैं? मैंने बताया कि मैं इस घर में काम करने वाली नौकरानी हूं। उन्होंने कहा कि यह इत्तेफाक भी नहीं हो सकता कि आपका ब्लड ग्रुप मैच कर जाए, लेकिन मैंने जिद की कि एक बार जांच तो कर लें। आखिरकार वे मान गए। थोड़ी देर बाद मेरा ब्लड ग्रुप चेक किया गया। बड़ी मालकिन अब भी बेहद परेशान थी, लेकिन उनके चेहरे पर उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आने लगी। ये पूरी स्थिति मेरे लिए भी बेहद कठिन और भावनात्मक थी। मैंने पहली बार बड़ी मालकिन की बेबसी और खौफ को इतनी गहराई से देखा था। एक बेटे की जान की चिंता, अपनी ताकत की सीमाओं का एहसास और चारों ओर से नाकामी, यह सब मुझे अंदर तक हिला गया। मैं समझ गई थी कि जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब इंसान सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाता है, और वह लम्हा मेरे लिए भी वैसा ही था। बड़ी मालकिन हर तरफ से मायूसी और निराशा के साए में घिरी हुई थी। वह मेरा हाथ पकड़कर रो रही थी और उनकी आंखों में डर, बेबसी और विनती साफ झलक रही थी। मैंने उन्हें सहारा दिया और उनके साथ बने रहने की कोशिश की। तभी उसी वक्त डॉक्टर साहब कमरे में आए। उनके चेहरे पर राहत और सुकून की झलक थी। उन्होंने कहा कि आपका बेटा बहुत खुशकिस्मत है। बड़ी मालकिन की आंखों में उम्मीद की किरण जगमगा उठी और उन्होंने घबराते हुए पूछा कि क्या खून का इंतजाम हो गया है? डॉक्टर साहब ने मुस्कुराकर कहा कि हाँ, इंतजाम हो गया है और ये वाकई एक बहुत बड़ा चमत्कार है। ये सुनकर बड़ी मालकिन हैरान रह गई और बोली कि कैसे, ब्लड ग्रुप कैसे मिला? तब डॉक्टर साहब ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा कि आपके साथ खड़ी यह आपकी नौकरानी ही उस ब्लड ग्रुप की है जो आपके बेटे से मैच कर गया है। ये सुनकर मैं भी चौंक गई। मैंने तो बस यूं ही अपना ब्लड ग्रुप जांच करवाया था, लेकिन यह सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। बड़ी मालकिन ने तुरंत मुझसे कहा कि प्रिया, मेरी मदद करो, मेरे बेटे की जान बचा लो, इनकार मत करना, तुम जो कहोगी मैं करूंगी। मैंने सख्त लहजे में कहा कि मैं आपके बेटे की मदद नहीं करूंगी। बड़ी मालकिन ने हैरानी से पूछा कि क्यों, तुम्हें क्या चाहिए, क्या दौलत चाहिए? तब मैंने कहा कि मुझे वह इज्जत चाहिए जो मुझसे छीन ली गई। उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? तो मैंने कहा कि आपके बेटे ने मेरे साथ जो किया वही वजह है कि आज उसकी जिंदगी मेरे एक फैसले पर टिकी है। ऐसे इंसान की मदद के लिए
मैं अपना खून क्यों दूं, जिसने मेरी इज्जत को रौंद डाला। बड़ी मालकिन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा घर में काम करने वाली लड़की के साथ भी ऐसा कर सकता है। वह वाकई बहुत बुरा इंसान है। लेकिन फिर भी उन्होंने मुझसे मेहरबानी करने की गुहार लगाई और कहा कि तुम जो कहोगी मैं मानूंगी। मैंने कहा कि मेरी इज्जत मुझे वापस दिलाइए। उन्होंने जवाब दिया कि इस बारे में वह सोचेंगी, बस अभी मेरी मदद कर दो। मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। डॉक्टर साहब ने भी आगाह किया कि यह लड़की खुद भी कमजोर है, खून देने से इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद मामला तय हुआ और आखिरकार खून चढ़ा दिया गया। विक्रांत की हालत अब खतरे से बाहर थी और पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। हालांकि मुझे खुद बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मुझे खून जल्दी बनने के लिए फ्लूइड ड्रिप्स और आयरन की ड्रिप लगाई गई, अच्छी खुराक दी गई और पूरे 1 महीने तक मेरी खास देखभाल की गई। विक्रांत की भी पूरी तरह से देखभाल हो रही थी और हम दोनों ने लगभग सारा वक्त अस्पताल में ही गुजारा। घर के काम के लिए बड़ी मालकिन ने एक और नौकरानी रख ली ताकि मुझ पर ज्यादा बोझ ना पड़े। 1 महीने बाद हम दोनों घर लौट आए। विक्रांत को अब तक यह मालूम नहीं था कि मैं उसके सारे राज जान चुकी हूं। उसे बस इतना पता था कि मैंने उसकी मदद की है। उसका रवैया पूरी तरह बदल चुका था और वह मुझे देखते ही शुक्रिया और आभार जताता। उसकी आंखों में एक ऐसा बदलाव साफ नजर आता था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी और मौत के बीच के कुछ पल इंसान की पूरी तकदीर बदल देते हैं। और वही दिन मेरे और विक्रांत दोनों के लिए ऐसा ही एक लम्हा था। मुझे क्वार्टर की जगह एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। जब मैंने कहा कि मेरा तो क्वार्टर है तो बड़ी मालकिन ने बताया कि अब वहां दूसरी नौकरानी रहती है और मुझे इस कमरे में इसलिए रखा गया है क्योंकि मुझे आराम की जरूरत है। उनका बोलने का तरीका भी पूरी तरह बदल गया था और अब उनके लहजे में मेरे लिए प्यार और इज्जत साफ झलक रही थी। जब मैं कमरे में गई तो वहां मेरे लिए नए कपड़े, जूते और दूसरी जरूरी चीजें रखी थीं। उन्होंने कहा कि यह सब मेरे लिए है क्योंकि मौसम बदल रहा है, जबकि इससे पहले वह कभी ऐसा नहीं सोचती थी और हमेशा अपने पुराने कपड़े ही मुझे दे देती थी। इसके बाद मैं 10 से 15 दिन तक वहीं रही और मैंने घर का कोई काम नहीं किया क्योंकि बड़ी मालकिन ने साफ कह दिया था कि मुझे कोई काम नहीं करना है। 1 महीने की सेवा और उसके बाद 15 दिन के पूरे आराम का असर यह हुआ कि मेरी शक्ल सूरत ही बदल गई। मैं पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लगने लगी। मेरे हाथ पांव बिल्कुल साफ हो गए थे और मैं खुद को देखकर हैरान थी। तभी मुझे समझ आया कि अमीर लोग अच्छी खुराक खाते हैं और पूरा आराम करते हैं, इसलिए उनकी शक्ल सूरत ऐसी निखरी हुई होती है। एक रात मैंने कुछ आवाजें सुनी। विक्रांत के कमरे से बड़ी मालकिन और उसकी बातें सुनाई दे रही थीं। मैं धीरे धीरे दरवाजे के पास गई और कान लगाकर सुनने लगी। बड़ी मालकिन कह रही थी कि घर में काम करने वाली लड़की की इज्जत पर हाथ डालते हुए उसे शर्म क्यों नहीं आई। विक्रांत ने कहा कि उसे सब कुछ ठीक से याद नहीं क्योंकि वह नशे में था। इस पर बड़ी मालकिन ने गुस्से में कहा कि अब वह नशा भी करने लगा है और नशे का बहाना बनाकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर वह लड़की उस वक्त पुलिस के पास चली जाती और शिकायत कर देती तो क्या होता? वो उसे फिर से बचा तो लेती, लेकिन वह लड़की याद है जो उसकी वजह से इस दुनिया से चली गई थी। उसने बहुत दिल दुखाए हैं और उसकी जिंदगी अजाब बन जाएगी। उसे खुद को बदलना होगा। यह सुनकर विक्रांत रोने लगा और बोला कि वह सच में खुद को बदलना चाहता है। तब बड़ी मालकिन ने कहा कि अब उसे उनकी एक बात माननी होगी और उस पर अमल करना होगा और वह उसके मुंह से सिर्फ हाँ सुनना चाहती है। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कहने वाली है और ना ही मैं। लेकिन जैसे ही बड़ी मालकिन ने वह बात कही, मैं दरवाजे से ऐसे पीछे हटी जैसे मैंने अपनी मौत का ऐलान सुन लिया हो। मैंने विक्रांत का जवाब भी नहीं सुना और सीधे अपने कमरे में आ गई। सुबह बड़ी मालकिन अपने हाथों से नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में आ गई। मेन आई और मुझे पहले से पता था कि वह मुझसे क्या बात करने वाली है। उन्होंने बड़े प्यार और सम्मान से मुझे नाश्ता खिलाया और उनके व्यवहार में एक अजीब सी मोहब्बत और अपनापन था।
फिर उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि मेरी शादी अब ऐसे हो जाए। मैं हैरान रह गई और रुककर उनकी आंखों में देखने लगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रही हैं? वह मुस्कुराकर बोली, हाँ, तुमने कहा था ना कि क्या तुम्हारी इज्जत वापस आ सकती है। तुम्हारी इज्जत इसी तरह वापस आ सकती है। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, जिसने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्या वह सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेगा, मुझे इज्जत देगा? बड़ी मालकिन ने नरमी से जवाब दिया कि अब वह बहुत बदल चुका है, मौत के मुंह से निकलकर आया है। मैंने पूछा, क्या आपने उससे पूछा है? वह बोली, हाँ, मैंने पूछा है, वह तैयार है। बल्कि वह तो यह भी कह रहा था कि अगर प्रिया इनकार करे तो भी उसे कोई मसला नहीं होगा, बस वह ये बात याद रखेगा कि किसी ने उससे इनकार किया है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मेरे लिए यह सब कितना मुश्किल है। बड़ी मालकिन ने मेरी सोच पढ़ ली और कहा, मैं जानती हूं, लेकिन क्या तुम सारी जिंदगी नौकरानी बनकर रहना चाहती हो? देखो, ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। ये घर तुम्हारा घर हो जाएगा। मैं तुम्हें अपनी बेटी बना लूंगी। तुमने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई भी मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ था, कोई भी नहीं। उनकी बातें सुनकर मेरे दिल में हलचल मच गई। फिर वह बोली, तुम्हें पता है, विक्रांत के पिता ने अभी तक मेरा संदेश नहीं देखा है। मुझे किसी ने बताया है कि वह शादी कर चुके हैं और कभी वापस नहीं आएंगे। बस हमारा एक ही ताल्लुक रह गया है कि वह हर महीने पैसे भेजते रहे। उनकी बातें सुनकर मैं अंदर से कांप गई, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी महसूस हुआ कि कम से कम मुझे सारी जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी पड़ेगी। बड़ी मालकिन ने मोहब्बत और यकीन के साथ कहा, मेरी बात मान लो। मैंने लंबी सांस ली, दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आखिरकार मैंने हाँ कह दी। लेकिन भीतर ही भीतर डर था। मैं सोच रही थी कि यह रिश्ता जो ऐसे जुड़ गया है, इसका अंजाम क्या होगा। आजकल तो जो लोग बहुत मोहब्बत से रिश्ता जोड़ते हैं, उनका भी अंजाम बुरा निकलता है। मैंने बड़ी मालकिन की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सुकून और विश्वास की झलक थी। उनकी निगाहों में यह एहसास था कि उन्होंने मेरा हक अदा किया है और मेरे साथ इंसाफ किया है। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू छिपाए और सिर हिलाकर हाँ कह दिया। दिल में एक अजीब सी हिचकी थी। डर और उम्मीद दोनों एक साथ मुझे जकड़े हुए थे। मुझे आभास हो गया था कि आज से मेरी जिंदगी एक नए रास्ते पर चल पड़ेगी। यह रास्ता अनिश्चित होते हुए भी अपने साथ एक उम्मीद लेकर आया था। विक्रांत के साथ मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई और यह सब कुछ सिर्फ 1-2 हफ्तों में पूरा हो गया। बड़ी मालकिन चाहती थी कि इस मौके पर ज्यादा लोग ना हो, क्योंकि मुश्किल समय में किसी ने उनका साथ नहीं दिया था। समारोह छोटा था, लेकिन मेरे लिए हर चीज खास तौर पर तैयार की गई थी। लिबास, जेवरात और हर छोटा बड़ा सामान इस तरह सजाया गया था कि तस्वीरें बेहतरीन आईं। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो दुल्हन बनकर अपनी सूरत में एक नई जिंदगी की झलक महसूस हुई। शादी के समय पूरा माहौल गंभीरता और सम्मान से भरा था। सब कुछ खामोशी और गरिमा के साथ हो रहा था। विक्रांत सिर झुकाए बैठा था, जैसे वह वही विक्रांत ना हो जो पूरे घर में अय्याशी और बेफिक्री के साथ रहता था। उसका चेहरा नीचे झुका, खामोश और अजीब सा मासूम लग रहा था। उम्र भर के रवैयों के बाद यह रूप बिल्कुल अप्रत्याशित था। उसके चेहरे पर एक ऐसी सच्चाई दिख रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं हैरान थी कि इतने बड़े आदमी की शख्सियत में यह नरम कोना कैसे छिपा रहा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। हर कदम पर दिल धड़क रहा था। कपड़ों की खुशबू, जेवरात की चमक और दिल की बेचैनी एक साथ घुल रही थी। कमरे में बैठकर मैंने खुद से कहा कि आज से मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो गया है। लेकिन दिल के भीतर एक डर भी बैठ गया था। ये डर मुझे बताता था कि अब वह अभी भी पहले जैसा ही हो सकता है, और फिर भी अपनी मौजूदा हालत में मैं खुद को बेबस महसूस कर रही थी। मेरे दिल में नकारात्मकता और शक की लहर उठ रही थी। इतने दिनों की नौकरानी की जिंदगी के बाद आज मैं उसी व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंधी थी जिसने कभी मेरे जज्बात और सम्मान को कुचला था। मैंने खुद से कहा कि आज रात का लम्हा ही सब कुछ तय करेगा। कहते हैं उसी रात यह फैसला हो जाता है कि रिश्ता कैसा होगा और किस दिशा में बढ़ेगा। मैंने दिल की धड़कन को संभाला
लेकिन भीतर एक सवाल और डर लगातार मेरे जहन में घूमता रहा। मुझे पूरा यकीन था कि उसकी सोच और रवैया भी आज रात स्पष्ट हो जाएगा। कमरे में बैठी मैं बस यही सोच रही थी कि शायद अब उसकी असलियत सामने आएगी। मैंने स्वयं को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि आज की रात मेरी जिंदगी का सबसे अहम और निर्णायक क्षण साबित होगी। मेरे मन में आशंकाएं भरी हुई थीं और हर सांस के साथ यह एहसास और गहरा होता जा रहा था कि इस रात के बाद मेरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। इन्हीं विचारों में डूबी मैं खामोशी से बैठी आने वाले पल का इंतजार कर रही थी। तभी विक्रांत कमरे में आया और मेरे सामने आकर बैठ गया। उसके कदम शांत थे और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। उसने मुझे नमस्ते किया और मैंने भी जवाब में नमस्ते कहा। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें सोने की अंगूठी रखी थी। उसने वह अंगूठी मुझे पहनाई और फिर धीरे से मेरा घूंघट उठाया। उसकी आंखों में कृतज्ञता और सम्मान झलक रहा था। उसने कहा कि वह मुझे 2 बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता है, एक मेरी जान बचाने के लिए और दूसरा मुझसे विवाह करने के लिए। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और मुस्कुराकर बोली कि मैं भी उसे धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझसे शादी की। वह हल्का सा हंसा और बोला कि उसे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके जैसे इंसान से कोई शादी नहीं करता, और अगर मैंने उसकी मदद ना की होती तो शायद वह जिंदा भी ना होता। यह सुनकर मैंने मन ही मन सोचा कि यही वही विक्रांत है जो पहले अपने व्यवहार से सबको परेशान करता था और आज इतनी नरमी और संवेदना दिखा रहा है। उसने कहा कि वह पूरी कोशिश करेगा कि मुझे खुश रखे और जैसा मैं चाहूं वैसा ही होगा। अगर मुझे समय चाहिए तो वह देने को तैयार है। मैंने धीरे से कहा कि हाँ, मुझे समय चाहिए। तो वह मुस्कुराया और बिस्तर के दूसरी ओर सुकून से लेट गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यही वही इंसान है जिसके व्यवहार में कभी गुस्सा और बेरुखी थी। आने वाले दिनों में हमारी जिंदगी में एक नया रंग आ गया। हमारा मिलन हुआ और घर में कुछ दावतें भी दी गईं। हर दावत में अब विक्रांत मेरा पूरा ध्यान रखता और जब हम मेहमानों से मिलते तो वह हर पल मेरी ओर देखकर यह एहसास दिलाता कि वह मेरे साथ है। कभी हम बाहर पार्क में टहलने जाते तो वह मुझे आराम से सैर कराता और छोटे छोटे सुखद पल देता। उसकी स्नेहलता और चिंता ने मुझे चकित कर दिया। छोटी छोटी पार्टियां भी हुईं जहां हम घूमने फिरने गए। एक दिन हमने पास की झील के किनारे पिकनिक मनाई। मैं पेड़ों की छांव में बैठकर चाय पी रही थी और विक्रांत मेरे पास आकर गंभीरता से बैठ गया। मेरी हर बात ध्यान से सुनता और मेरी इच्छा के अनुसार ही करता। अगले दिन हम पास के बाग में गए और फूलों की खुशबू के बीच बातें की। उसने मेरे लिए छोटे छोटे उपहार खरीदे और मेरी पसंद के फूल अपने हाथों से तोड़कर मुझे दिए। हर दिन उसका व्यवहार पहले से अधिक बेहतर, संवेदनशील और स्नेहपूर्ण होता चला गया। मैंने खामोशी से उसे संभाला और उसकी ओर देखा। वह अपने दिल की बातें कर रहा था और मैं महसूस कर रही थी कि यह वही विक्रांत है जो पहले घमंड और बेपरवाही की मिसाल था, लेकिन आज वह अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले रहा था। उस रात मैंने अपने दिल में फैसला किया कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी। हालांकि उसका व्यवहार अभी भी पूरी तरह मेरे सामने खुला नहीं था। वह मुझसे थोड़ा दूर दूर रहता और कहता कि सच कहूं तो वह मेरे काबिल नहीं है। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि जो हो चुका है उसे भूलकर हम एक नई शुरुआत करें। मेरे शब्द सुनकर उसे सुकून मिला और पहली बार ऐसा लगा कि वह भीतर से संतुष्ट और खुश है। वह मेरी ओर देखता और उसकी आंखों में पिछली गलतियों की मायूसी के बाद शांति की झलक साफ दिखाई देती। तब मुझे महसूस हुआ कि जिंदगी वाकई बदल सकती है अगर इंसान दिल से अपनी गलतियों को स्वीकार करे और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करे। मैंने विक्रांत को पास बुलाकर कहा कि अब हम सब कुछ साथ मिलकर शुरू करेंगे। उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और पहली बार मुझे लगा कि उसका व्यवहार सच में बदल चुका है। वह अपने जीवन के गलत दोस्तों और खराब माहौल से खुद को अलग कर चुका था, अपनी जिंदगी की कदर करने लगा था और हर काम में सावधानी बरतने लगा था। मैंने महसूस किया कि कभी-कभी इंसान बुरा नहीं होता, बल्कि हालात उसकी शख्सियत पर असर डालते हैं। उसके सिर पर पिता का साया नहीं था, जरूरत से ज्यादा पैसा उसके पास था
और उसके दोस्त व माहौल उसे बिगाड़ रहे थे। लेकिन जब उसने बदलने का फैसला किया तो वह बहुत खूबसूरती से बदला। उसका व्यवहार, सोच और एहसास सब कुछ नया और सकारात्मक हो गया था। मैं उसकी निगाहों में शुक्र और मोहब्बत महसूस कर रही थी। हम दिन ब दिन एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। हर सुबह वह पहले उठता और मेरे लिए चाय बनाता। हम साथ सुबह की रोशनी में टहलने जाते और छोटे छोटे लम्हों में खुशियां तलाश करते। कभी हम बाजार जाते और वह मेरी पसंद की चीजें खरीदता। कभी पार्क में बैठकर खामोशी में एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते। हर दिन हमें एक दूसरे की अहमियत का एहसास कराता। मैं महसूस कर रही थी कि अब वह वाकई बदल गया है और हमारी जिंदगी के नए दिन मोहब्बत, भरोसा और सुकून के साथ गुजर रहे हैं। मुझे हैरानी होती थी कि जो इंसान पहले अपने व्यवहार से सबको परेशान करता था, वह अब मेरी खुशी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। और उसकी दयालुता और ख्याल मुझे अंदर से पूरी तरह प्रभावित कर रहे थे। मैंने बड़ी मालकिन के चेहरे पर खुशी देखी। वह भी अब खुश थी कि उनका बेटा सही रास्ते पर है और मैं भी खुश थी। वह अक्सर हमारे साथ बैठकर हमारी बातें सुनती और हमें सलाह देती। कभी कभी वह मुस्कुराकर कहती कि देखो, तुम दोनों की जिंदगी कितनी खूबसूरत हो गई है। मैं अंदर ही अंदर शुक्रगुजार होती और सोचती कि वाकई भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी है। हमारी जिंदगी के मामूलात भी मोहब्बत और भरोसा से भर गए। अब वह हमेशा मेरी मदद करता, मेरे लिए छोटे छोटे खुशियों के लम्हे पैदा करता और मेरे जज्बात का ख्याल रखता। मैं भी अपनी जिंदगी की हर घड़ी उसके साथ खुशी से गुजारती। मैंने महसूस किया कि जोश और मोहब्बत का आगाज इतनी देर बाद भी कायम रह सकता है अगर इंसान दिल से अपनी जिम्मेदारी और विश्वास को समझे। आज 3 साल गुजर चुके हैं और हमारी जिंदगी में कुछ नहीं बदला। अब विक्रांत वही है जो मेरी हर ख्वाहिश का ख्याल रखता है। अब मैं माँ बनने वाली हूँ और यह खुशी मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा है। मैं महसूस कर रही हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी है और मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं चाहती थी। मैं हमेशा अपने दिल से शुक्रगुजार रहती हूँ कि भगवान ने मुझे वह रास्ता दिखाया जो मेरी इज्जत, खुशी और सुकून के साथ जुड़ा हुआ है। अब मैं अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करती हूँ कि हर लम्हा कदर करने वाला होना चाहिए। हर दिन मैं विक्रांत की निगाहों में मोहब्बत देखती हूँ और उसके हर अमल में फिक्र और आदर महसूस करती हूँ। हम दोनों अब एक दूसरे के लिए मजबूत सहारा बन चुके हैं। मैं समझ गई हूँ कि जिंदगी कभी कभार इंसान को परीक्षा में डालती है और फिर वही परीक्षा इंसान को सही रास्ते पर ले आती है। मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग इसलिए बुरे नजर आते हैं क्योंकि हालात, माहौल और तरबियत उन्हें बदल देती हैं। लेकिन अगर दिल में नेकी और मोहब्बत की रोशनी हो तो वे कभी ना कभी अपने आप को बदल ही लेते हैं। विक्रांत के बदलाव ने मुझे सिखाया कि हर इंसान में बेहतरी की गुंजाइश होती है और मोहब्बत, सब्र और विश्वास के साथ वह सब कुछ हासिल किया जा सकता है। हमारी जिंदगी एक खूबसूरत मामूल में बदल चुकी है। हर सुबह मैं उठकर उसकी मुस्कुराहट देखती हूँ और दिल में शुक्र अदा करती हूँ कि भगवान ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं कभी नहीं सोचती कि मैं हमेशा एक नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, क्योंकि भगवान ने मेरी दुआ का जवाब दे दिया था और मेरी जिंदगी को इज्जत, खुशी और मोहब्बत से भर दिया था। ये सब कुछ देखकर मुझे महसूस होता है कि जिंदगी में हर इम्तिहान और हर मुश्किल का एक हल और खुशी का लम्हा छुपा होता है, जो सब्र और ईमान के साथ इंसान के सामने आता है। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ और अपने आने वाले बच्चे के लिए एक नई जिंदगी की तैयारी कर रही हूँ। हर दिन विक्रांत मेरे साथ अपनी मोहब्बत और ख्याल का इजहार करता है। कभी कभी मैं उसके चेहरे को देखकर सोचती हूँ कि कैसे वो शख्स जो पहले सिर्फ अपनी खुशी और बेफिक्री में व्यस्त था, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा और खुशी का सबब बन गया है। मेरी जिंदगी के यह 3 साल इतने खूबसूरत और यादगार हैं कि मैं हर दिन भगवान का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे वह सब कुछ दिया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अब जानती हूँ कि वाकई जिंदगी में मुश्किलात के बाद सुकून, मोहब्बत और खुशी आती है, और जो शख्स दिल से बदलने की कोशिश करता है उसके लिए हर चीज़ मुमकिन है। तो दोस्तों,
यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टोरी कॉर्नर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।